तो स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र और उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का विस्तार पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कई फैक्ट के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के नाम और उससे रिलेटेड जो संरचना राजधानी से रिलेटेड जो भी बातें थी हमने एक वीडियो में आपको कवर कराई हैं। आज हम उससे थोड़ा अगला वीडियो पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का मैप जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, तो ये मैप है उत्तर प्रदेश का। और इसमें हम बात करते हैं, जो ये हमने इसको बना रखा है पहले से ही। तो ये जो क्षेत्र है, ये सहारनपुर का क्षेत्र है। इसको पढ़ते हैं सहारनपुर का तलहटी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सहारनपुर का तलहटी क्षेत्र। ठीक है, सहारनपुर का तलहटी क्षेत्र जो है, ये सहारनपुर के वो सबसे उत्तर प्रदेश का जो है, ये सबसे उत्तरी जिला पड़ता है सहारनपुर। और इससे जो जुड़ी है, ये जो उत्तराखंड राज्य की सीमा लगती है। किस राज्य की सीमा लगती है? तो उत्तराखंड के राज्य की सीमा लगती है। और उत्तराखंड राज्य की सीमा लगती है यहाँ पर जो है, ये जो उत्तराखंड राज्य की जो सीमा लगती है, ये उत्तरी जिला पड़ता है। ये उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और यहाँ से जो सीमा लगती है, उत्तराखंड की जिला सीमा लगती है। ये शिवालिक की पहाड़ियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये क्षेत्र? शिवालिक की पहाड़ियों में। शिवालिक की ये जो क्षेत्र है, ये शिवालिक की पहाड़ियों का क्षेत्र है। इतना आप जान लीजिएगा। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे, शिवालिक के इस पहाड़ियों के क्षेत्र के अलावा सबसे बड़ी चोटी का नाम बताओ। तो ये आपको उत्तर करके बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चोटी कहाँ पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चोटी हमने बता दिया, आपको सहारनपुर में पाई जाती है। तो आपको बताना है यूपी की सबसे बड़ी, या यूं कहें ऊंचाई वाली पर्वतीय चोटी, पर्वतीय चोटी का नाम बताइए। तो नाम आपको बताना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में हमने दे दिया है, बताइए। चलिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इसको हम देखते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश का जो शिवालिक का क्षेत्र है, ये सहारनपुर से, आप तलहटी क्षेत्र से बच देना याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर का क्षेत्र जो उस उत्तराखंड से लगा हुआ है, शिवालिक की पहाड़ियों का ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर कुछ ऊंचाई पर स्थित चोटियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक दो हम चोटी बता देते हैं, जैसे साकम्बरी है, मोहंड है, लिख लो। ये दो चोटियां हैं, नंबर एक, नंबर दो। और आपको बताना है क्या? बड़ी, सबसे ऊंची चोटी वाली, सबसे अधिक ऊंचाई वाली पर्वतीय चोटी का नाम बताना है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, अब बात करते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो भाबर एवं तराई क्षेत्र की बात करें, कुशीनगर पडरौना तक फैला गया है। ये कहाँ तक फैला हुआ है? यहाँ कुशीनगर, पडरौना यहाँ का मुख्यालय पड़ता है, पडरौना कुशीनगर। ठीक है, और ये सहारनपुर यहाँ से क्या है? सहारनपुर से लगा हुआ है ये चीज। तो यहाँ से लेकर के और कुशीनगर पडरौना तक फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्र की बात करें, इसकी चौड़ाई की, तो 34 किलोमीटर है। कितना है? 34 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। ठीक है, 34 किलोमीटर चौड़ाई तक ये फैला है लगभग में। ठीक है, और पश्चिम से इसकी चौड़ाई 34 किलोमीटर है। ठीक है, इस क्षेत्र की मिट्टी पथरीली ककरीली होती है। ठीक है, पथरीली और ककरीली होती है। इस क्षेत्र की मिट्टी जो होती है, वो पथरीली टाइप की होती है और ककरीली टाइप की होती है, इसलिए यहाँ पर कृषि भी नहीं होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे यहाँ की मृदा, तो आपको बताना है पथरीली और कंकड़ीली, कंकरीली। कृषि योग्य नहीं है, ये भी लिख लीजिएगा। कृषि योग्य नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि जो नदियों द्वारा अवसाद के रूप में जो ककरीली मिट्टी आती है, वो जमा होती रहती है इसी क्षेत्र में। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कृषि योग्य कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती है। इसी क्षेत्र को भावर अथवा तराई का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भावर अथवा तराई का क्षेत्र। भावर व तराई का क्षेत्र। ठीक है, तो आप इस चीज को भी नोट रखिएगा, भावर अथवा तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इस क्षेत्र को कहते हैं, आप याद रखिएगा, ये वाले क्षेत्र को। ठीक है, ये जो हमने ये लिखा है, ये रेड करके हमने डैश डैश बनाया है, ये अंडर हम बता देते हैं आपको, ये वाला क्षेत्र, ये उत्तर भाग का ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये जो सारा का सारा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ये पथरीली ककरीली मृदा का बना हुआ है। 34 किलोमीटर पश्चिम से इसका क्षेत्रफल चौड़ाई है, और कृषि योग्य ये भूमि नहीं है। ये कुशीनगर पटरौना तक फैला है, सहारनपुर से लेकर के बाहर अथवा तराई क्षेत्र इसको कहते हैं। इतनी आपको जानकारी इसके बारे में पता चल गई। अगला बात करते हैं, अगला हम पहले देख लेते हैं। जो दूसरा भाग है, ये है तराई। तराई का मतलब क्या होता है? भावर के समानांतर दलदली महीन अवसादी वाली जो मिट्टी होती है ना, जैसे दलदली महीन अवसादी वाली मिट्टी अगर हम बात करें, तो ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे कंकड़ आ गई, अब ये कंकड़ आ गई जस्ट इसके नीचे, यहाँ पर सटी हुई बिल्कुल इसके, ये दलदली भूमि पाई जाती है। दलदली बोले तो महीन रेत वाली भूमि। इससे जो हम नीली बना रहे हैं लाइन, ये आप ये समझ लीजिएगा, ये दलदली दलदली भूमि है यहाँ पर। ठीक है, रेतीली मृदा जो है, वो दलदल के समान यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, इस क्षेत्र को कहते हैं भावर अथवा तराई। इसी को कहते हैं, भावर कहते हैं ऊपर वाले को, तराई कहते हैं नीचे दलदली भूमि को, तराई क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गंगा का मैदान। और गंगा का मैदान की अगर हम बात करते हैं, तो गंगा के मैदान की अगर हम बात करें, गंगा के मैदान का जो है, उत्तर प्रदेश का टोटल कुल जो क्षेत्रफल है ना उत्तर प्रदेश का, उसका 3/4 भाग। कितना भाग? 3/4 भाग ये गंगा का मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। ये इसको बोलते हैं गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये पूरे उत्तर प्रदेश का 3/4 भाग, कुल यूपी का। ठीक है,
3/4 भाग इसी क्षेत्र में पाया जाता है। 3/4 भाग जो एरिया है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 300 मीटर है लगभग। समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? 300 मीटर। ठीक है। समुद्र तल से लगभग ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। किस क्षेत्र की? गंगा के मैदानी भाग की। पूरे उत्तर प्रदेश का कितना क्षेत्र है? 3/4 भाग। ठीक है। इसके साथ ही साथ हम पढ़ते हैं, अच्छा इसको हम दो भागों में भी बांटते हैं। यहाँ पर जो मिट्टी की अगर हम बात करते हैं तो नदियों द्वारा लाई जाती है, और इस मिट्टी को कांप मिट्टी कहते हैं। कांप का बोले तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। और इसी को कहते हैं कांप, कांप मृदा। ठीक है। तो ये जो मृदा पाई जाती है जलोढ़ मृदा होती है या कांप मृदा होती है यहाँ पर जो पाई जाती है। ठीक है। क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाई जाती है और ये बहुत उपजाऊ होती है। कैसी होती है? खेती योग्य होती है और उपजाऊ होती है। लिख लो, उपजाऊ। ठीक है। अच्छा इसको हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो होता है बांगर और एक होता है खादर। बांगर जो होती है प्राचीन मृदा होती है, और खादर जो होती है वो नवीन मृदा होती है। एक तो होती है बांगर और एक होती है खादर। तो जलोढ़ को भी हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में। बांगर और खादर। बांगर बोले तो ये आपने मृदा के नाम तो सुने ही होंगे, जब हमने मृदा पढ़ाई है यूपी की तो उसमें बताया आपको। बांगर जो होती है ये प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है, ये कम उपजाऊ भी होती है। ठीक है। प्राचीन जलोढ़ मृदा व कम उपजाऊ। ठीक। इसके बाद बात करते हैं खादर की। तो ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है, नवीन जलोढ़ मृदा और अधिक उपजाऊ। ठीक। नवीन जलोढ़ मृदा होती है और अधिक उपजाऊ होती है। तो गंगा के मैदानी भाग से आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसका जो विभाजन होता है कि कहाँ पे बांगर पाया जाता है और कहाँ पे खादर पाया जाता है, तो आपको ये पता, ये इस चीज का तो आपको पता चल गया कि ये दो भागों में बांटी होती है। ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसका विभाजन जो होता है ये रामगंगा नदी से होता है। किससे होता है? याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी से विभाजन होता है इसका। आपने कई बार यूपी जीके का ये चीज पढ़ी होगी, लेकिन इतने फैक्चुअल फैक्ट से आपको शायद ही पहले किसी ने पढ़ाया हो। मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा लंबी वीडियो ना जाए और कम से कम टाइम में पूरी पूरी जानकारी आपको मिल जाए। तो देखिए क्या है कि उत्तर के जो मैदानी क्षेत्र है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसको कांप मृदा भी कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होती है। समुद्र तल से इस क्षेत्र का जो भाग है वो 300 मीटर ऊंचा है। कुल क्षेत्रफल का यूपी के 3/4 भाग है। इससे जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है इसको बांगर तथा खादर दो भागों में बांटने के लिए रामगंगा नदी जिम्मेदारी निभाती है पूरी। रामगंगा नदी इसको दो भाग में बांट देती है। बांगर कहते हैं प्राचीन जलोढ़ मृदा को, ये कम उपजाऊ होती है। खादर जो होती है नवीन जलोढ़ मृदा होती है, इसको अधिक उपजाऊ। याद कैसे रखें? खाद जब डालते हैं तो नवीन होती है ना, खाद डालते हैं तो क्या होता है? उपज ज्यादा बढ़ती है। खाद डालेंगे उपज ज्यादा और उपज कौन सी मृदा आएगी? जो नवीन होगी। बस इतना आपको खादर के बारे में याद रखना है, बांगर के बारे में जस्ट अपोजिट है। ठीक है। ज्यादा कुछ लंबा नहीं है। अब बात करते हैं दक्षिण के पठार के बारे में। दक्षिण का पठार की हम बात करते हैं बुंदेलखंड व बघेलखंड क्षेत्र से पाया जाता है। यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं इस क्षेत्र को, चलो रेड से करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये ललितपुर, झांसी, और ये आपका इलाहाबाद क्षेत्र भी इधर प्रयागराज आ जाता है। सोनभद्र इधर आ जाता है। ठीक है। ये आगरा मथुरा का क्षेत्र भी थोड़ा बहुत आता है। ये जो क्षेत्र है इसको कहते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे इसको। ठीक है। इसको इसको कहते हैं दक्षिण का क्षेत्र। क्या कहते हैं? दक्षिण का पठारी क्षेत्र। हेडिंग से समझिएगा। दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र की अगर हम जब बात करते हैं तो इसको बुंदेलखंड व बघेलखंड क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर हम वैसे पूछ लिया आपसे तो आपको बताना है बुंदेलखंड व बघेलखंड। इसको बुंदेलखंड व बघेलखंड क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जिले आते हैं तो क्रमशः जिले लिख लेते हैं। झांसी, जालौन, झांसी, जालौन। उसके बाद में लिखे हैं हमीरपुर, महोबा, हमीरपुर, महोबा। उसके बाद में लिखिए चित्रकूट, ललितपुर, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज, बांदा, प्रयागराज, चंदौली। चंदौली का भी पुराना नाम है, आपको अगर नहीं पता है तो लिखिएगा चकिया। ये जो क्षेत्र पड़ता है ये आपका बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्र में पड़ता है, दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे अगर नदी की बात करें तो केन, बेतवा नदियां लिख लो।
नदियां। नदियां लिखें, केन, बेतवा। यूपी में आपने देखा होगा बेतवा नदी से चंबल निकल जाती है। बेतवा, केन, बेतवा, चंबल, सोन। सोन नदी भी पड़ती है यूपी में। केन, बेतवा, चंबल, सोन, ठीक है। अच्छा, कम वर्षा का क्षेत्र होता है इसके तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कम वर्षा का क्षेत्र होता है ये जो इधर का वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बरसात की बहुत कम होती है, ये वाला क्षेत्र जो होता है यहाँ। तो यहाँ लिख लीजिए कहीं आप, कम वर्षा का क्षेत्र है ये, ठीक है। कम वर्षा वाला क्षेत्र है ये, ठीक। कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और इसका जो निर्माण है ये टर्सरी जो चट्टानें होती हैं उनसे निर्माण हुआ है इसका। किससे? टर्सरी चट्टानें। जो पुराना काल था जो जिसे हम बोलते हैं क्या, आर्कियन और बिंद गोंडवाना। आर्कियन, बिंद और गोंडवाना, ये उस टाइम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। आर्कियन, बिंद, गोंडवाना, ये इस क्षेत्र का भाग है, ये जो भाग है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का ये जो भाग है, ये इस टाइम का भाग है जबकि ये चट्टानें हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भूभाग जो हिस्सा है ये उसका भूभाग है। उत्तर प्रदेश, यहाँ लिख लो, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आपको ये जानकारी यहाँ तक तो थी इसके बारे में। अब अच्छा, हम अक्षांशी विस्तार की अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, अक्षांशी विस्तार। तो अक्षांशी विस्तार इसका आप याद रखिएगा। अक्षांशी विस्तार यहाँ देखिएगा, अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार। अक्षांशी विस्तार, जब अक्षांशी विस्तार आपसे पूछा जाए तो आपको बताना 23 डिग्री 52 मिनट से, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। 31 डिग्री 28 आपको ये भी याद रखना है, उत्तरी अक्षांश इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। ये नंबर आप याद रखिए, 23 52 31 28 अक्षांशी विस्तार है। अक्षांशी विस्तार का मतलब ये है कि जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला कहाँ गया, ये वाला क्षेत्र यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये जो क्षेत्र है, तो यहाँ से आप स्टार्ट हो जाइएगा तो 23 डिग्री 52 मिनट का जो अक्षांश पड़ेगा वो यहाँ पड़ेगा, और 31 डिग्री 28 मिनट का जो अक्षांश पड़ेगा वो सहारनपुर के उत्तरी क्षेत्र में पड़ेगा। तो यहाँ इस क्षेत्र का जो विस्तार है पूरा इतने में फैला हुआ है ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। या ये नीचे सॉरी, ये ललितपुर का नहीं, सोनभद्र वाला, ये सोनभद्र थोड़ा और नीचे है, इसलिए यहाँ से जो अक्षांश पड़ेगा वो 23 डिग्री 52 मिनट वाला। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। तो देशांतरी विस्तार की हम बात करें 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट है। 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट तक है, ठीक है। ये है पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। तो 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। अच्छा, इनका कुल विस्तार अगर पूछ लिया अक्षांश और देशांतर का, तो 7 डिग्री 36 मिनट इसका जो अक्षांशी विस्तार आया था, कितना आ जाता है? 7 डिग्री 36 मिनट। और देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट ये देशांतरी विस्तार आता है इसका। तो आप दोनों चीजें याद रखिएगा, इनका एक तो ये नंबर भी याद रखिएगा, अक्षांशी विस्तार कितना है, इन दोनों के बीच टोटल अक्षांश कितना है, तो 7 डिग्री 36 मिनट है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की टोटल अगर बात करें तो 7 डिग्री 36 मिनट का अक्षांश है। इसी प्रकार देशांतरी विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट तक की जो देशांतरी विस्तार है, तो 77 डिग्री यहाँ पे आएगा, 77 डिग्री और 84 डिग्री ये 82 साढ़े 82 डिग्री आपने देखा होगा अक्षांश गुजरता है भारत के नैनी से, उत्तर प्रदेश के नैनी से। उत्तर प्रदेश का नैनी प्रयागराज यहाँ पड़ता है, तो 84 डिग्री अक्षांश देशांतर कहाँ पड़ेगा? बिल्कुल किनारे पर, इसके बिहार से लगा हुआ जो किनारा क्षेत्र है इसका, बॉर्डर सीमा वहां तक। तो 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर पड़ता है कहाँ? 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के। ये भौगोलिक इसका विस्तार है, ठीक है। अच्छा, इसके क्षेत्रफल की बात करें लंबाई में, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर पूरब से। तो ये पूर्वी देशांत, पूर्वी अगर पूर्वी की बात करें पूरब से पश्चिम की, पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है? तो 650 किलोमीटर। इसी प्रकार बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की। तो उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर से दक्षिण जो चौड़ाई बात ऊपर की आ जाती है, इसकी बात करते हैं तो इसका कितना है? 240 किलोमीटर। कितना? 240 किलोमीटर। तो ये दो चीजें आपको ये याद रखनी है। अच्छा, कुल क्षेत्रफल आपको वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लो, 240 928 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका कुल क्षेत्रफल है यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का।
तो ये इतने फैक्ट थे, इससे ज्यादा आप शायद किसी एग्जाम में कोई और मतलब वीडियो में बताएंगे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। तो इसके जो बाद का जो टॉपिक होगा वो हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, यूपीजीके में। तो यूपीजीके का भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार से यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आप एक बार वीडियो को बैक करिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा, सारी की सारी मैंने चीजें डिटेल में समझाने की कोशिश की है, और बहुत ही शॉर्ट में, ज्यादा लेंदी भाषा नहीं बनाई है ताकि आपको ज्यादा कुछ लिखना पड़े। बस आपको ग्राफ बनाना है यूपी मैप का, और उसके बारे में जो जो चीजें मैंने लिखवाई हैं, आपको साफ क्लियर में नोट करते जाना है, बस इतना ही काफी है। 5 से 10 मिनट का पूरा वीडियो आपको यूपी का ये क्षेत्रफल जो है पूरा रिवीजन आपको करा देगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े चैनल का लाइक से सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को प्यार देते रहें। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।